क्लास 11 का यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी वर्ड यहाँ पे आया है। डाइवर्सिटी वर्ड पहले हमें पता होना चाहिए डाइवर्सिटी वर्ड का क्या मतलब है। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस। इस अर्थ पे जितने भी टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके बीच जो डिफरेंसेस हैं उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 से हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में लिविंग वर्ड जो है पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि लिविंग से क्या मतलब है, या जो जीवित चीजें होती हैं उनको हम किन बेसिस पे जीवित कहते हैं और किन बेसिस पे हम ये कहेंगे कि वो जीवित नहीं है। ठीक है, तो इसका टॉपिक 1 हम लेते हैं पहले। तो टॉपिक 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग और नॉन लिविंग किस तरीके से किन बेसिस पे हम बोल सकते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं किसी भी एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताती है। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो है जो कि ऑर्गेनिज्म के लिविंग और नॉन लिविंग होने का दावा करती है। ठीक है, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज आती हैं। तो पहले हम बात करेंगे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं या उस ऑर्गेनिज्म का जो भी मास या वॉल्यूम है उसमें ग्रोथ होना, उसमें बढ़ोतरी होना। तो इंग्लिश में हम देखें, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, मास और वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ, और दूसरे टाइप की ग्रोथ है एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? वो ग्रोथ जो कि अंदर से हो रही है, और एक्सट्रिंसिक वो ग्रोथ होती है जो कि बाहरी रूप से हो रही है। इंट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है आप देखेंगे एक छोटे बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो छोटे से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है वो ऑर्गन्स भी उसकी बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ ग्रो होते चले जाते हैं। तो ऐसी ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं जो कि सेल्स के डिवीजन की वजह से होती है। दूसरे टाइप की ग्रोथ जो है वो एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ग्रोथ होती है जो कि बाहरी रूप से होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेत के टीले पर रेत का आके डिपोजिशन हो जाना और टीले का साइज बढ़ जाना। ये यूजुअली कहाँ होती है? ये यूजुअली डेजर्ट्स या रेगिस्तान में देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल है डिपोजिशन ऑफ सैंड ऑन अ सैंड ड्यून। तो ऐसी ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन के कारण नहीं होती, ये बाहरी रूप से होती है और आर्टिफिशियल टाइप की ग्रोथ है विच इज रिवर्सिबल ऑल्सो। इंट्रिंसिक ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं होती, जबकि एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल होती है। रेत के टीले पे जो रेत डिपॉजिट हुई है वो हवा के कारण वहां से हट भी सकती है। ठीक है, तो ग्रोथ की अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इन केस ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ये एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है कि एनिमल्स में होने वाली ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद बंद हो जाती है, रुक जाती है, जबकि प्लांट्स के केस में ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ होती है। प्लांट्स के केस में ग्रोथ कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। मैंने जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां मैंने स्टार लगा दिया है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाज ग्रोथ, सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओन काइंड। ओके, सो रिप्रोडक्शन आपने देखा होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वेरी ट्रू, बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? ग्रोथ जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, सॉरी, रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, जैसे कि म्यूल्स। म्यूल्स का क्या मतलब है? म्यूल्स होते हैं खच्चर। खच्चर कौन होते हैं? जो एक डंकी और एक हॉर्स को क्रॉस करा के
प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो म्यूल्स स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल है वर्कर बीज। वर्कर बीज मधुमक्खी के छत्ते की वो बीज होती हैं जो कि बाहर जाकर शहद को इकट्ठा करती है। तीसरा एग्जाम्पल है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ह्यूमंस में भी कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं और बच्चे जिनके नहीं हो पाते, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स की वजह से हम रिप्रोडक्शन को एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की तरफ। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ये डिफाइन करती हैं, डेफिनाइट करती हैं कि ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेटाबॉलिज्म। आप बोलेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ये टर्म में भी आपके लिए एक न्यू टर्म हो सकता है, तो चलिए पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको एक साथ हम कलेक्टिवली उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो डाइजेशन के दौरान हो रही हो, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के दौरान हो रही हो, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये श्योरिटी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करेंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी मेटाबॉलिज्म या कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं पाई जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी बनी है, वो किसी सेल से बनी होती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सिंगल सेल के बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे अमीबा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का प्लांट्स, एनिमल्स, यानी बैक्टीरिया से ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनिरा, किंगडम मोनिरा से ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर है। देन थर्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? अपने आसपास के वातावरण को सेंस करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। सो here we can see the definition. Consciousness is the sensing of the sensing the environment and responding to different stimuli. मतलब अपने आसपास के वातावरण को फील करना, सेंस करना, और वो जो सेंस किया है, जो उस ऑर्गेनिज्म ने फील किया है, उसके उस स्टिमुलाई के या उस सेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, कोई रिएक्शन देना, कॉन्शियसनेस कहलाती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कॉन्शियसनेस जरूर पाई जाती है। नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कॉन्शियस नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल, आप एक टेबल या चेयर को हिट करेंगे तो वो आपको वापस हिट नहीं करने वाली है, या फिर वो आपको कोई रिएक्शन बदले में नहीं देने वाली। तो ये चीज़ हमें बताती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब कॉन्शियसनेस शो करते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस नहीं शो करते। यहाँ पे नोट करके मैंने एक एक्सेप्शन यहाँ लिखा हुआ है इसका। ये एक्सेप्शन यूजुअली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो क्या एक्सेप्शन है कॉन्शियसनेस का? जब कोई ह्यूमन बीइंग कोमा में चला जाता है तो वो अपनी कॉन्शियसनेस या सुध-बुध खो देता है, स्टिल उसको हम लिविंग में काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा जो इंसान कोमा में चला जाता है उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, अपने आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं वो उसको कुछ नहीं पता रहती है, कुछ याद नहीं उसको रहता है, लेकिन स्टिल वो लिविंग होता है, चाहे वो लिविंग एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही रहता हो। और इन केस अगर वो कोमा से बाहर आ जाता है इंसान, तो वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाता है, उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक 1 था इसका। चलिए अब चलते हैं टॉपिक 2 की तरफ। तो चलिए अब टॉपिक 2 की तरफ हम चलते हैं। तो टॉपिक 2 है इस चैप्टर का टैक्सोनॉमी। आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी से क्या मतलब है। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ
ऑर्गेनिज्म। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करता है और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है। स्पेशली इसमें क्या होता है, कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और उसे जो हमारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगी, उस हायरार्की में उस ऑर्गेनिज्म की एक प्लेस डिसाइड की जाती है और उसे उस प्लेस पे रखा जाता है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा। टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं। दूसरा, प्रोसेसेस इन टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, यानी टेक्सोनॉमी में हम किस तरीके से या किन स्टेप्स के थ्रू ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें 4 बेसिक स्टेप्स हैं टेक्सोनॉमी के। द फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन, second identification, nomenclature and classification. Okay, तो जो पहला स्टेप है विच इज करेक्टराइजेशन, तो इस स्टेप में क्या किया जाता है, यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म के सारे करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है, चाहे वो उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हो या फिर उसके मॉर्फोलॉजिकल जिसको हम बोलते हैं या उसकी दूसरी इंटरनल चीजें हैं। तो उसके करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है कि वो क्या करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। दूसरा स्टेप, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वो किस तरीके का दिख रहा है, वो एक प्लांट की तरह दिख रहा है या एक एनिमल की तरह दिख रहा है, वो देखने में किस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक प्लांट है, एनिमल है, क्या है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन किया जाता है, एक उसका कोई करेक्ट प्लेस उस ऑर्गेनिज्म के लिए डिटरमाइन किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसकी नॉमेनक्लेचर की जाती है, यानी उसको जब आप पहचान लेते हो कि हाँ ये एक प्लांट है या एनिमल है, उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है, उसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ये साइंटिफिक नेमिंग क्यों की जाती है, क्योंकि एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज में एक ही चीज को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसी वजह से साइंस में साइंटिफिक नेमिंग की जाती है ताकि उस ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नेम दिया जाए और उसी स्टैंडर्ड नेम से उसको थ्रू आउट वर्ल्ड जाना जाए। देन नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन। जब हम उसका एक नाम रख देंगे तो उसके बाद उसको ग्रुप्स में या कैटेगरीज में ग्रुपिंग कर देंगे उसकी हम अलग अलग कैटेगरीज में कि वो किसके अंडर आता है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक स्टेप्स है, इनके बारे में एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जाता है। व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो 4 स्टेप्स कौन से हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं टेक्सोनॉमी के? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो प्रोसेस है ये हमेशा एक सीक्वेंस में चलती है। ऐसा नहीं हो सकता पहले हम उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे और फिर उसका करेक्टराइजेशन करेंगे, नहीं, पहले उसका करेक्टराइजेशन होगा फिर फर्दर स्टेप्स आगे प्रोसीड होते जाएंगे। ठीक है, फिर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की उसका कुछ बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ किस किस की नॉलेज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं? पहला, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, एक्सटर्नली बाहर से वो देखने में कैसा है, इसको हम ब्रांच मॉर्फोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इसके अंडर में हम उसे पढ़ते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे बताते हैं वो किस तरीके का दिख रहा है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर उसका देखते हैं, अंदर से अगर प्लांट है तो उसको कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाएगी और इस ब्रांच को एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल का स्ट्रक्चर। जब हम उसको कट करेंगे ऑर्गेनिज्म को तो उसके सेल के स्ट्रक्चर किस तरीके का है उस बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई करेंगे। इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। वो एक जब एम्ब्रियो था
एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म था, और वो धीरे धीरे जब वो एक बड़ा एडल्ट बना, तो उसका जो डेवलपमेंट है, स्पेशली यहाँ पे हम एम्ब्रियोलॉजी